छोटे से जीवन में बड़ी कथाएं कैसे आज कहूँ। यह पंक्ति क्लास 10th में प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, आत्मकथ्य। उसमें जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा यह पंक्ति कही गई है कि छोटे से जीवन में इतनी बड़ी कथाएं कैसे आज कहूँ। बच्चों, जयशंकर प्रसाद से आप परिचित होंगे। प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता। इनका अगर जीवन देखा जाए तो इनका पूरा जीवन केवल 48 साल तक के जीवित रहे, 48 ईयर। और उस 48 साल के बीच में इन्होंने कई कालजयी रचनाएं की। क्लास 10th में इनकी एक कविता है CBSE बोर्ड में, जिसका नाम है आत्मकथ्य। अब आत्मकथ्य कविता क्या है बच्चों, इसके बारे में हम जानते हैं कि हंस पत्रिका, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हंस जन चेतना का प्रगतिशील कथा मासिक पत्रिका आत्मकथा अंक, आत्मकथा विशेषांक निकालने के लिए सोची गई। हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकालने के लिए सोची गई। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी। इस संदर्भ में कवि जयशंकर प्रसाद जी के कुछ मित्रों ने उनसे भी अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया। हालांकि जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन दोस्तों के अनुरोध पर, बार बार उनके कहने पर, उनका मान रखने के लिए जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा न लिखकर एक सुंदर कविता के रूप में यह आत्मकथ्य लिखी, जो सन 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मनोभावों, अपने जीवन के यथार्थ व अपने दुखों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कविता में अपने अभावों, मनोभावों को दिखाने के साथ साथ इस कविता में कवि ने अपने पल हुए मधुर पलों को भी याद किया है, उसका भी थोड़ा बहुत चित्रण किया है। बच्चों, उनका जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन था वह सामान्य व्यक्तियों के जैसे ही था, उसमें कुछ विशेष नहीं है। उन्होंने स्वयं ही कहा कि जो मेरा जीवन है वह सामान्य है, सरल है, और जिसे पढ़ने में लोगों की रुचि हो या हो। क्योंकि जब मित्रों ने उनसे कहा कि आप भी क्यों नहीं इस आत्मकथा विशेषांक जो हंस पत्रिका के माध्यम से, हंस पत्रिका जो आत्मकथा विशेषांक निकल रहा है, उसमें आप क्यों नहीं अपनी आत्मकथा लिख देते, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा यह जीवन है वह सामान्य व्यक्तियों के जैसे है, इनमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है जिसे पढ़ने में लोगों की रुचि हो। उन्होंने अब तक ऐसा कोई कुछ भी हासिल नहीं किया है जिसका उपलब्धि के रूप में बखान किया जा सके। यहाँ कवि अपने आप को बहुत साधारण आदमी बताकर अपनी विनम्रता व सहृदयता का भी इस कविता में परिचय दिया है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि
अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर क्षणों को भी याद किया है। उनके रूप सौंदर्य की तारीफ भी करते हैं, लेकिन वे उन खूबसूरत पलों की यादों को किसी और के सामने बांटना नहीं चाहते, इसलिए अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। लेकिन मित्रों के बार बार आग्रह पर, निवेदन पर वे आत्मकथा तो नहीं लिखे, लेकिन एक आत्मकथ्य कविता अवश्य उन्होंने लिख दिया। सुंदर सी कविता के रूप में आत्मकथ्य उन्होंने लिखा। बच्चों, आत्मकथा और आत्मकथ्य में अंतर क्या है? दोनों समान ही शब्द, लेकिन आत्मकथ्य में व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बहुत कम बातें बताता है या अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं की तरफ केवल इशारा मात्र करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक को अपने जीवन में घटित सभी अच्छी बुरी घटनाओं को विस्तारपूर्वक व पूरी सच्चाई के साथ उसका वर्णन करता है। आत्मकथ्य में पूरी बात स्पष्ट नहीं होता, केवल कुछ घटनाओं की तरफ कवि के माध्यम से इशारा किया जाता है, और जो आत्मकथा होता है उसमें कवि पूरी बात स्पष्ट रूप से कह देता है। तो इस जो विशेषांक हंस पत्रिका के माध्यम से आत्मकथा अंक निकला, उसमें जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो यह आत्मकथ्य एक सुंदर कविता लिखी गई थी, आइए हम आप इसी का अध्ययन करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है बच्चों। मधुप गुनगुनाकर, देखिए इसमें जो कुछ शब्द जो है लाल जो रेड कलर से लिखे गए हैं और सामने ब्रैकेट में उसके अर्थ हैं। आपकी सुविधा के लिए इसमें साथ साथ अर्थ भी, जिससे कि भावार्थ करने में आसानी हो सके। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप बच्चों, जैसा कि स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, मधुप माने होता है भंवरा, और यहाँ मधुप माने भंवरा, लेकिन इस कविता में मधुप का तात्पर्य है मन रूपी भंवरा। कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला, उनके मित्रों के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा, जितने भी लोग थे, जब आत्मकथा लिखने के लिए कहा, तब अतीत में घटित जितनी भी घटनाएं थीं, कवि को एक एक करके उसके आँखों के सामने आने लगी। कवि ने क्या कहा? कवि कहा कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। बच्चों, जिस तरह से एक भंवरा एक कीट होता है, फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से आज जो कवि का मन था उस भंवरे के समान, मन रूपी भंवरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुना कर गुंजार करते हुए न जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। फूलों के पास मंडराते हुए जो भंवरे होते हैं, वे कौन सी अपनी कहानी गुनगुना कर करते हैं, शायद हम आप उसको समझ नहीं पाते। तो जो कवि का मन रूपी भंवरा था, अतीत की यादों के आसपास अब गुंजार करने लगा, गुनगुनाने लगा, और न जाने कौन सी वह अपनी कहानी कहना चाह रहा है। क्योंकि कवि के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई थी, अब उसमें से किस पक्ष को कवि उजागर करना चाह रहा है।
आगे कवि ने क्या कहा कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि आगे कहते हैं कि उनके जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था। कवि का जो जीवन था उसमें सुख था, आनंद था, हरी भरी पत्तियों से उनका जीवन भरा पड़ा था। अब वो सभी पत्तियां जो हैं वह मुरझा करके एक एक गिर रही हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की जो परिस्थितियां हैं वह बदल चुकी हैं। उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले लिया है। कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहा है। पतझड़ का जब महीना आता है तो जो वृक्ष से पत्ते होते हैं वह जमीन पे गिर जाती हैं। तो कवि यहाँ कह रहा है कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जो घनी माने जो सुख संपन्न उसका जीवन था कवि का, अब वह सुख संपन्नता जो है वह समाप्त हो गया और उसमें जो प्रसन्नता जहाँ था, अब प्रसन्नता का स्थान दुख ने ले लिया और वह इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहा है। अगला देखिए बच्चों, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते रहते हो, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत, अनंत मीन्स बच्चों अंतहीन, जिसका कोई अंत न हो, नीलिमा नीले आकाश का विस्तार, असंख्य माने अनगिनत और व्यंग मलिन माने खराब ढंग से निंदा करना। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर अनंत नीलिमा, इस गंभीर अनंत नीलिमा, इस गंभीर नीले आकाश में न जाने कितने लेखकों ने असंख्य न जाने कितने, असंख्य माने न जाने कितने लेखकों ने जीवन इतिहास, अपने जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर नीले आकाश में न जाने कितने ही लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास आत्मकथा के रूप में मौजूद है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर यह लोग करते ही रहते हैं। यह लो का मतलब यह है कि इस पूरे अनंत नीलिमा आकाश में, नीले आकाश के नीचे हिंदी साहित्य में असंख्य लोगों के जो आत्मकथा के रूप में उनकी जीवनी मौजूद है। इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़ करके लोग क्या करते हैं, यह लोग करते रहते हैं व्यंग मलिन उपहास। और लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़ करके उनकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। और आगे कवि ने कहा, क्या कहा कि व्यंग मलिन उपहास। फिर और होता यहाँ तक कि लिखने वाले जो लोग होते हैं वे भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और अपना भी
मलिन उपहास, अपना व्यंग मलिन उपहास और अपना भी मजाक उड़वाते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं, दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं और अपना व्यंग मलिन उपहास और अपना भी मजाक उड़वाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर आकाश में न जाने कितने लेखकों के जीवन का इतिहास आत्मकथा के रूप में मौजूद है, और इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़ करके इनकी जो कमियां हैं इनका लोग मजाक उड़ाते हैं। लिखने वाले दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और स्वयं मजाक के पात्र बनते हैं। फिर अगला देखिए, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। दुर्बलता मीन्स बच्चों कमजोरी, कमियां, और गागर माने होता है घड़ा, मटका, और रीति माने होता है खाली, रिक्त स्थान। तुम सुनकर पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कब यहाँ क्या कह रहा है कि तुम सुनकर पाओगे देखोगे यह गागर रीति, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी। अगर ऊपर की लाइन आपने पढ़ा तो उसको आपने देखा ना कि जिन लोगों ने, असंख्य लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आत्मकथा के रूप में अपनी जीवनी को प्रस्तुत किया, क्या हुआ? वे मजाक के पात्र बने। इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं, कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है। तब भी कहते हो, तब भी तुम मुझसे कह रहे हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को व्यक्त कर दूं। कमजोरियों व निराशा हताशा से भरी जो जीवन की कथा है उसको मैं लिख दूं, जो मेरे साथ बीतता है उन सब के बारे में लिख कर लोगों को दिखाऊं, और फिर क्या होगा? वही पहले वाली स्थिति होगा और अपना मजाक उड़वाऊं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी तुम मुझसे यह कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं, कमजोरियों, हताशा भरी जो मेरा जीवन है उसको मैं कथा के रूप में लिख दूं, जो मेरे साथ व्यतीत हुआ है, और उन सब के बारे में लिख करके लोगों को दिखलाऊं, और बाद में क्या होगा कि फिर अपना मजाक उड़वाऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे। अगर आगे उन्होंने क्या कहा? ठीक है, अगर मैं लिख भी देता हूं तो तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। फिर कवि ने अपने दोस्तों से पूछते, अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि अच्छा तुम ही तो बताओ कि तुम्हें यह सब सुनकर या पढ़कर सच में सुख मिलेगा कि मेरे जीवन रूपी घड़ा, मेरा जो जीवन रूपी घड़ा है वह एकदम खाली है और अब उसमें खुशी या आनंद रूपी रस नहीं है। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर माने घड़ा, रीति माने रिक्त। आज जो मेरा यह जीवन रूपी घड़ा है जो एकदम खाली है, क्या इस आत्मकथा को जब मैं लिख दूंगा तो इसको पढ़ने के बाद क्या तुम इसको सुन करके सच में तुम्हें सुख मिलेगा? कवि ने किसका रस लेने की बात कही है? कवि ने अपने कवि जीवन अर्थात कविता का रस लेने की बात कही है बच्चों। अगला देखिए, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। बच्चों, जो यह चित्र आपको दिख रहा है यह प्रसाद जी की एक छवि है, चित्र है, और वह अपनी पत्नी के साथ स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। देखिए इसका भावार्थ, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले।
कवि आगे क्या कह रहा है कि मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ यदि ऐसा लिख दिया जिसे पढ़ करके तुम कहीं ऐसा न हो कि यह समझो कि जो मेरे जीवन रूपी गागर घड़ा है, में जो सुख है, खुशियाँ हैं, आनंद है, उस रस को तुमने ले लिया है, वो सभी तुमने खाली कर दिया है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले और अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कह रहा है कि यदि मैं कहीं अपनी आत्मकथा लिख देता हूँ और जिसे पढ़ने के बाद ऐसा न हो कि समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर घड़े में जो सुख था, खुशियाँ था, आनंद रूपी रस थे, वे सभी किसने खाली किया? अपने को समझो और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर के तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया हो और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब यहाँ किस रस की बात की गई है? मैंने आपको बताया कवि ने अपने कवि जीवन अर्थात कविता का रस लेने की बात कवि यहाँ कह रहा है। कवि कहता है कि यदि मैं आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख देता हूँ जिसे पढ़ने के बाद ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर घड़े में जो सुख थी, जो खुशियाँ था, जो आनंद थे, वो सभी तुमने ही तो खाली किया है। उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर के तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया हो और परिणाम क्या हुआ? मेरा रस ले, मेरे जीवन की जो खुशियाँ थी, मेरे जीवन का जो आनंद था, उसको आपने ले करके अपने जीवन में धारण कर लिया, अपने गागर में भर लिया हो और मेरा जीवन क्या हुआ? दुखों से भर दिया, मेरा जीवन दुखों से भर दिया। अगली कविता देखिए बच्चों। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी प्रवंचना औरों खिलाऊं मैं। विडंबना माने होता है दुर्भाग्य और प्रवंचना मीन्स होता है धोखा। यह विडंबना अरी सरलते, बच्चों यहाँ पर कवि ने अपने सरलतम जीवन का उल्लेख किया है। कवि यहाँ कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज़्यादा सरल होता है उसको लोग उतना ही ज़्यादा धोखा देते हैं। कवि यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि यह विडंबना माने विडंबना दुर्भाग्य धोखा। कवि यहाँ यह स्पष्ट कर देते हैं जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज़्यादा सरल होता है उसको लोग उतना ही धोखा देते हैं। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि यह विडंबना, यह बड़ी विडंबना है, यह बड़ी विडंबना है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यदि मैं अपनी आत्मकथा, यदि आप आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं ना, मेरे मित्र जो मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखा दिया है या मेरे साथ जो छल किया है, मेरे साथ जो प्रपंच किया है, उसको मैं स्पष्ट करूँगा, हंसी उड़ाऊँ मैं। तो जब मैं अपने सरलतम जीवन को स्पष्ट करूँगा तो उन सभी के बारे में जब मैं लिख दूँगा तो मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ विडंबना किया है, जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, यदि मैं उनके बारे में लिख देता हूँ तो जो मेरा सरलतम जीवन था, अपना और उनका मजाक नहीं बनना चाहता हूँ। कवि कह रहा है कि इसलिए कवि कहता है कि बड़ी विडंबना है, मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, लेकिन मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए हैं या मेरे साथ जो छल प्रपंच किया है, यदि मैं उन सभी के बारे में लिखता हूँ तो मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊँ मैं, या
अपने प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। भूलूं अपनी या प्रवंचना जो धोखा लोगों के द्वारा मुझे दिया गया है, या तो मैं उसको स्पष्ट न करूं, लोगों को दिखलाऊं न, तो ये सब छुपाने के लिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूं। अगला देखिए बच्चों, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। यहाँ बच्चों उज्ज्वल शब्द का प्रयोग किया गया है। उज्ज्वल गाथा, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने अपनी पत्नी के साथ जो मधुर क्षण बिताए हैं, जो मधुर पल व्यतीत किए हैं, वह उसे किस रूप में देखता है? वह उसे उज्ज्वल गाथा के रूप में देखता है, और उस उज्ज्वल गाथा को वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। ऐसा उनके जीवन में कहा जाता कि इनकी 3 पत्नियां थीं। 2 पत्नियां की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, और फिर उसके बाद ऐसी इनके जीवन परिचय में लिखा गया है कि सीधे वहाँ से चले गए विंध्याचल, और इनकी जो भाभी थी इनको बहुत मानती थी। 2 पत्नियों की मृत्यु के बाद निश्चित रूप से व्यक्ति उखड़ जाता है, तो इनका सब कुछ लुट गया था। आकर के विंध्याचल मिर्ज़ापुर रहने लगे थे। तो फिर जब लोग खोजने निकले तो पता चला कि भाभी ने कहा जा कर के देखिए, निश्चित रूप से आपको विंध्याचल मिल जाएंगे। यहाँ आकर के सन्यासी होना चाहते थे। फिर लोग ले जा कर के इनको यहाँ से पकड़ के ले गए। फिर जब भाभी के पास गए, भाभी का को इन्होंने प्रणाम किया, तो भाभी ने कहा कि जाओ पूतो फलो नहाओ, दूध पूतो फलो नहाओ। तो ये आश्चर्यचकित पड़ गए, आश्चर्य में आ गए कि ये पूतो फलो नहाओ, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने इनके न चाहने पर भी इनकी तीसरी शादी करा दी, और जो तीसरी शादी होने के बाद ये जो कालजयी रचना कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, यह आपको देखने के लिए मिली, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से नारी के सुंदर रूपों का चित्रण किया है। उन्होंने इसमें कहा है कि नारी तुम श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो उज्ज्वल अपने पत्नी, इनकी पत्नी का देहांत हो गया, और जीवन इतिहास यदि प्रसाद जी का आप पढ़ते हैं तो कम समय में पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण यह टूट चुके थे। और ये कह रहे हैं कि उज्ज्वल गाथा, सुंदर कहानी कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मधुर पलों का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल कवि अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी की मृत्यु तो युवावस्था में हो गई थी, और अपनी पत्नी के साथ बिताए गए जो मधुर पलों की स्मृतियां थीं, अब कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा व मार्गदर्शक है। इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों की अपनी उज्ज्वल गाथा के रूप में देखते हैं, और वे किसी के साथ उसको बांटना नहीं चाहते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। और उज्ज्वल गाथा क्या कर रहे हो? करें कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? चांदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, प्रेयसी माने पत्नी, और चांदनी रातों में अपनी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियां ही तो अब मेरे जीवन जीने का एक मात्र सहारा है।
और उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। अगला देखिए बच्चों, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। बच्चों, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। स्वप्न माने सपना, आलिंगन माने गले लगना, मुस्काया कर माने मुस्करा कर। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कवि कहते हैं कि वह सुख जिसका मैंने स्वप्न देख रहा था, उस स्वप्न को देखते देखते अचानक मेरी आँख खुल गई। तब मुझे पता चला कि वास्तव में मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था, वह सुख मेरी बाहों में आते आते अचानक मुझे धोखा दे दिया। वह मेरी बाहों में आते आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अर्थात कवि अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी, वह उनके मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। अगला देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊंसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है? कवि कहता है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। बच्चों, अरुण माने होता है लाल और कपोल माने होता है गाल, मस्त, मतवाली माने होता है मस्त, छाया माने होता है शोभन, शोभा, अनुरागनी प्रेम करने वाली। तो जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊंसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो तात्पर्य यह है बच्चों कि कवि कह रहा है कि अपनी पत्नी की सुंदरता का बखान करते हुए कवि कहता है कि भोर के समय में अरुण, अरुण अरुण माने लाल, भोर के समय में उनके प्रेयसी के जो लाल गाल थे वे ऐसे प्रतीत होते थे। अरुण कपोलों की, उनके प्रातःकाल की बेला में जो उनके पत्नी के लाल गाल थे ऐसे प्रतीत होते थे मतवाली सुंदर छाया में, मानो उसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊंसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रेम भरी भोर, अनुरागनी प्रेम भरी, ऊंसा माने प्रातःकाल, भोर सूर्योदय का जो समय है, प्रेम भरी भोर भी अपने सुहाग की, निज माने अपने, अपने सुहाग की मधुरिमा जो थी वह प्राप्त करती थी। माने उनके जो प्रातःकाल का दृश्य होता है, चारों तरफ आप लालिमा देखते हैं, लाल एकदम, तो ऐसा लगता था जो इनकी पत्नी थी उनके जो लाल गाल थे वह इतने लाल थे कि लालिमा प्रातःकाल उससे कहीं न कहीं उधार लेकर के अपनी सुंदरता को बढ़ाती है, अपने सुहाग की मधुरता प्राप्त करती है। कवि आगे क्या कहते हैं कि उसकी स्मृति पाथे बने थके पथिक की पंथा की। कवि आगे कहते हैं कि अब तो उनके जीवन रूपी रास्ते में एक थके पथिक यात्री की बात है और अपने दुख भरे जीवन को उन्हीं यादों के सहारे जीने का प्रयास कर रहे हैं। वही यादें उन्हें सदैव जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यानी कवि की अपनी पत्नी के साथ बिताए जो क्षण ही अब उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। इसलिए कवि उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है, उन्हें सिर्फ अपने दिल में सजो करके रखना चाहता है। उसकी स्मृति पाथेय बनी। बच्चों देखिए, उसकी स्मृति पाथेय बनी, स्मृति माने यादें, उसकी स्मृति पाथेय बनी थे। तो यहाँ पर पाथेय माने जो पथिक होता है,
पथिक जो होता है रास्ते में, जो एक पथिक यात्री होता है रास्ते में यदि थका हुआ जा रहा है, उसके लिए जो भोजन है, जो उसके लिए एक सहारा है, सहारा हो जाए, तो वह उन्हीं के सहारा के माध्यम से ही वह आगे बढ़ता है। तो जो उनके दुख भरे जीवन को, जो उनकी पत्नी की यादें थी कवि के जीवन में, वही एकमात्र सहारा था और उसी को अपना जीवन मार्ग मान करके वह आगे बढ़ रहा था। और वह अपनी पत्नी के साथ जो बिताए गए अच्छे क्षण थे, वह अब और किसी दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते थे। आगे कवि ने क्या कहा, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। ये देखिए, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंथा की, छोटे जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। सीवन को उधेड़ कर, बच्चों सीवन मीन्स होता है सिया हुआ, कंथा माने होते हैं गुदड़ी, अंतर्मन, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। इतने बड़े कवि होने के बाद ही इनका यह उक्त जो पंक्ति है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, यह उनके बड़ेपन का ही एक उदाहरण है। सीवन को उधेड़ कर, कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है उपरोक्त पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मेरे अंतर रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो। सीवन को उधेड़ कर, जो मेरे अंदर, कवि कह रहा है कि मेरे अंतर रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो। क्योंकि वहाँ तो कवि ने सिर्फ अपनी मधुर पुरानी यादों को सजो करके रखा है। और छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कवि आगे कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियाँ मैं कैसे लिखूँ। अर्थात मेरे जीवन की कहानी जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो मैं तुम्हें सुना सकूं। अगला देखिए, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं है, थकी है सोई मेरी मौन व्यथा। पहले इस लाइन का अर्थ देखिए बच्चों, कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि आगे कहते हैं कि यह ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि मैं मौन रहूं, चुपचाप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियाँ या आत्मकथाओं को सुनूं। दूसरा लाइन देखिए, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा। कवि आगे कहते हैं, कवि कह रहा है दूसरे लाइन के अर्थ में कि तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे, क्योंकि मेरी आत्मकथा जो है बहुत ही सीधी सादी और सरल है, उसमें कुछ खास नहीं है, या मैंने अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगा या जिसे पढ़ने से किसी को कोई रुचि होगी। सुनकर क्या तुम भला करोगे। मेरा सीधा सादा सरलतम जीवन है, यदि मैं अपनी आत्मकथा लिख भी देता हूँ तो उस भोली भाली आत्मकथा को पढ़ करके तुम्हें कुछ उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं है और न उसमें किसी की कोई रुचि है। और लास्ट लाइन क्या है, अभी समय भी नहीं है, थकी है मेरी सोई मौन व्यथा। कवि आगे कह रहा कि अभी वह वक्त नहीं आया है। अब कवि यहाँ पर एक तर्क प्रस्तुत करता है, वह कह रहा है वैसे भी अभी सही समय नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि अभी वो सभी क्या हैं, सुप्तावस्था में हैं, सोए हुए हैं। और कोई अपने दुखद क्षणों को भूलना चाहता है और इस समय अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए वह भूला है, इसलिए वह आपस अपने दुखद अतीत को कुरेद कर फिर से और दुखी नहीं होना चाहता है। वह सुप्तावस्था, अभी समय नहीं है बच्चों, यहाँ समय नहीं है, वक्त, अभी वह समय नहीं है, वक्त नहीं है, क्योंकि दुख में ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। और यदि वह अपनी आत्मकथा लिखता है तो वह पुरानी बातों को याद करेगा, और जब यह अतीत में चला जाएगा तो जो दुख भरे
पल हैं वह फिर उसके आमने सामने आ जाएंगे। अतीत को वह कुरेद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि उन दुख भरे क्षणों को जिन्हें वह भूलना चाहता है उन्हें फिर से याद करने के लिए मत कहो, क्योंकि उसको याद करके उनके मन में फिर से हलचल होने लगेगी। और इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। लास्ट में उन्होंने कह दिया कि सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन माने अब मुझे शांत, मौन माने शांत, व्यथा माने पीड़ा। जो मेरे जीवन में कष्ट थे, जो मेरे जीवन में पीड़ा थी, वह सुप्तावस्था में सोई हुई है, उसको मैं भूल चुका हूँ। और यदि मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो मैं उसे पुनः याद करूँगा, और जब मैं पुनः उसको याद करूँगा तो मेरे मन में फिर से हलचल प्रारंभ हो जाएगा, और परिणाम यह होगा कि मैं पुनः दुखी हो जाऊँगा। इसलिए कवि कहता है कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। प्रसाद जी की बच्चों यह रचनाएं हैं, चित्रधारा, आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, कामायनी और कई रचनाएं हैं। ये प्रसाद जी की कुछ दुर्लभ तस्वीरें मिली हैं नेट के माध्यम से, और निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे प्रसाद जी की यह कविता जो आत्मकथ्य है। बच्चों, इसको पढ़ने के बाद मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि कवि किस गाथा को नहीं गाना चाह रहा है? क्या क्या कवि के अंदर है जिसे वह प्रकट नहीं करना चाहता है? अगर आप इसका उत्तर दें तो ठीक है। वह अपनी सरलतम, जो उसका सरलतम जीवन था, उसका वह हंसी नहीं उड़ाना चाहता है। जो अपनी भूलें या दूसरों के द्वारा जो छल कपट था, वह लोगों को दिखलाना नहीं चाहता था। वह अपने प्रेम के उजले आनंदमय क्षण को लोगों को के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था, लोगों में बांटना नहीं चाहता था। धन्यवाद।